हेलो एवरीवन, दिस इज हर्ष कृष्णवानी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जो कि होने वाली है आपकी राष्ट्र गौरव पार्ट 2 के ऊपर। राष्ट्र गौरव पार्ट 2, पार्ट 1 आपका ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। उम्मीद करते हैं कि अब तक आप लोग उसको देख चुके होंगे, और अगर अभी तक नहीं देखे हो ना तो वो देख लो। वहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। तो पार्ट 1 आप लोग देख के आओ, चैनल पे अपलोडेड है। और एक काम करेंगे कि उसको कमेंट सेक्शन पे या फिर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अटैच करा देंगे, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े वीडियो खोजने के लिए, ठीक है। और ये होने वाली है आपकी पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 100 क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये कौन सी क्वेश्चंस हैं, तो अभी कुछ समय पहले प्राइवेट वालों का एग्ज़ाम हुआ था 12 मई को, आई थिंक 12 मई था, हाँ। तो 12 मई को आपका प्राइवेट वालों का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें आए थे ये 100 क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो देखते हैं कैसे क्या क्वेश्चंस है। 100 क्वेश्चंस हैं, और जैसे कि बाकी वीडियोस में थोड़ा बहुत डेप्थ में जाके क्वेश्चंस के एक्सप्लेन करते हैं कि और क्या क्या आउटकम बन सकते हैं उस क्वेश्चन से, पर यहाँ पे 100 क्वेश्चंस हैं, तो आई थिंक पॉसिबल तो नहीं है कि 100 क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन करना, वरना 1.5-2 घंटे की वीडियो पहुँच जाएगी आपकी। पर हाँ, जहाँ पे रिलेवेंट लगेगा, इंपॉर्टेंट लगेगा, वहाँ पे ज़रूर बताया जाएगा आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं कैसे क्या क्वेश्चन थे। और एक चीज़ है कि ये जो क्वेश्चन है आपके शुद्ध हिंदी में है, तो जितने भी प्योर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं ना, उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को 2x से हटा के 1.5x तक ले आओ मैक्सिमम, ताकि आपको ऑप्शंस जो हैं समझ में तो आए एटलीस्ट एग्जाम में, वरना जाके आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये वाला ऑप्शन है कि ये वाला ऑप्शन है। समझ गए होगे, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। फाइनली इंट्रो इतना ही है, और स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्या क्वेश्चन है जो आपके प्राइवेट वाले में आए थे और आपके आने में चांसेस बहुत ज़्यादा है। पहला क्वेश्चन है आपका, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? एक सेकेंड, चलो। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता आपके तुलसीदास जी हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा। चलो, रामचरित के मानस के रचयिता कौन है? तो वो तुलसीदास जी हैं। नेक्स्ट है आपका, नाथ पंथ में आदिनाथ किसको माना गया है? ठीक है, तो नाथ पंथ में आदिनाथ जो है वो शिव को माना गया है। किसको माना गया है? शिव को माना गया है। नाथ पंथ में आदिनाथ शिव को माना गया है। नेक्स्ट है आपका, गोरख शतक के प्रेरता कौन है? गोरख शतक के प्रेरता है गोरखनाथ, ठीक है। गोरख शतक की प्रेरता कौन है? गोरखनाथ है। नेक्स्ट है आपका, कबीर के गुरु कौन थे? ठीक है, तो कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु थे रामानंद, ठीक है। कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु थे रामानंद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5। वेदांग कितने हैं? तो वेदांग टोटल होते हैं आपके 6 वेदांग होते हैं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमने लास्ट वाली लेक्चर में पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था, पर वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, वो था मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में। तो इसीलिए कहते हैं ना कि क्वेश्चंस जो हैं आप सिर्फ ऑप्शन रटो मत उसके कि हाँ इसका ये ऑप्शन है। समझो क्वेश्चन को कि और क्या क्या आउटकम बन सकते हैं, और क्वेश्चन अगर ट्विस्ट कर दे थोड़ा सा तो भी आप कर पाओगे, ठीक है। तो जिसने ऑप्शन रटा था वो तो नहीं कर पाएगा, पर हाँ अगर जिसने क्वेश्चन को समझा था तो क्वेश्चन जैसा भी ट्विस्ट करके आए आप कर लोगे, ठीक है। तो वेदांग अगर पूछेगा तो कितने वेदांग हैं? 6 वेदांग होते हैं आपके। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। आर्यभट्ट कौन थे? ठीक है, आर्यभट्ट थे, क्या उनका संबंध किससे था आर्यभट्ट का? तो आर्यभट्ट का जो संबंध था वो गणित से था, ठीक है। आर्यभट्ट का संबंध किससे था? आर्यभट्ट का संबंध आपका गणित से था। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 7, लीलावती ग्रंथ है, ठीक है। लीलावती ग्रंथ में किसके बारे में बातें की गई हैं? आयुर्वेद, ठीक है, या फिर गणित के बारे में? तो लीलावती ग्रंथ जो है उसमें गणित के बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया है? गणित के बारे में। नेक्स्ट है आपका गार्गी। गार्गी कौन है? तो गार्गी आपका एक प्राचीन विदुषी थी। गार्गी कौन थी? प्राचीन विदुषी थी। चलो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, चरक आचार्य हैं किसके? तो चरक आचार्य जो थे आपके वो आयुर्वेद के थे। चरक आचार्य किसके थे? चरक आचार्य आपके आयुर्वेद के थे। नेक्स्ट है आपका, संगीत प्रधान वेद है, किस वेद में संगीत के बारे में बातें कही गई हैं? तो किस वेद में संगीत के बारे में बातें कही गई हैं? वो है सामवेद, ठीक है। सामवेद में आपके संगीत के बारे में बातें कही गई हैं। नेक्स्ट आपको संगीत से रिलेटेड है कौन सा वेद है? वो सामवेद है। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। राजतंत्र गिड़ी के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो उसके रचनाकार है कल्हण, ठीक है। कल्हण कौन है? वो रचनाकार है राजतंत्र गिड़ी के। नेक्स्ट है आपका, अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? अर्थशास्त्र कौटिल्य, ठीक है। और आपको पता होगा कि कौटिल्य का 2 नाम और है, चाणक्य और विष्णुगुप्ता, याद रहेगा ना। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13, चैतन्य महाप्रभु उपसर्ग थे, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु उपसर्ग थे किसके? तो वो कृष्ण के थे। किसके थे? कृष्ण के। आई होप आपको दिख रहा होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर आगे बढ़ते हैं। पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी, किसने की थी? पुष्टि मार्ग की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग की स्थापना
वल्लभाचार्य ने की थी। ठीक है, किसने की थी? वल्लभाचार्य ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वाल्मीकि रामायण में खंडों की संख्या कितनी है? ठीक है, वाल्मीकि जो रामायण थी उसमें टोटल कितने खंड हैं? तो वाल्मीकि रामायण में आपके टोटल 7 खंड हैं। ठीक है, कितने खंड हैं? 7 खंड हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, आदि महाकाव्य है। ठीक है, आदि महाकाव्य कौन सी है? तो वो है आपकी रामायण। ठीक है, नेक्स्ट है आपका महाभारत का आदि नाम क्या था? महाभारत का सबसे पहला नाम क्या रखा था पहले? तो वो था भारत। महाभारत का सबसे पहला नाम क्या था? भारत था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर आगे बढ़ते हैं। ईर्षा उपनिषद वेद से संबंधित है। ठीक है, कौन से वेद से संबंधित है? तो वो है यजुर्वेद से। कौन से वेद से संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका यम नचिकेता संवाद आता है, किसके अंदर आता है? तो यम और नचिकेता के बीच में जो संवाद हुआ था वो किसके अंदर आता है? वो आता है आपका कठोपनिषद के अंदर। यम और नचिकेता के बीच जो संवाद हुआ था वो किसके अंदर आएगा? वो आएगा आपका कठोपनिषद में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, कौटिल्य का अर्थशास्त्र ग्रंथ किसके लिए है? ठीक है, इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में, या फिर राजनीति के बारे में? तो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य जी के द्वारा लिखा गया था उसमें राजनीति के बारे में बातें की गई हैं। किसके बारे में? राजनीति के बारे में। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। ऋग्वेद में चिकित्सक किसको कहा गया है? ऋग्वेद में जो ऋग्वेद है आपका उसमें चिकित्सक किसको कहा गया है? तो ऋग्वेद में चिकित्सक किसको कहा गया है? अश्विनी को। ठीक है, ऋग्वेद में चिकित्सक किसको कहा गया है? अश्विनी को कहा गया है। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। ज्योतिष का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, जो ज्योतिष का प्राचीनतम ग्रंथ किसको माना जाता है? सूर्य सिद्धांत को। ठीक है, किसको? सूर्य सिद्धांत को। नेक्स्ट है आपका आदि काव्य रामायण के प्रेरता हैं। ठीक है, आदि काव्य रामायण के प्रेरता कौन है? तो वह है आपका वाल्मीकि जी। आदि काव्य रामायण की प्रेरता कौन है? आदि काव्य रामायण की प्रेरता है आपके वाल्मीकि जी। नेक्स्ट है आपका महाभारत में क्या है? ठीक है, महाभारत में क्या होता है? तो महाभारत में आपके पर्व होते हैं। ठीक है, महाभारत में क्या होता है? महाभारत में पर्व होते हैं। लास्ट वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, यही सेम क्वेश्चन था। चलो अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। उपजीव्य ग्रंथ किसको माना जाता है? जो उपजीव्य ग्रंथ है वो किसको माना गया है? तो वो है आपका रामायण को और महाभारत दोनों को उपजीव्य ग्रंथ माना गया है। किसको? रामायण को और महाभारत दोनों को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26, ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? तो ऋग्वेद में आपका टोटल 10 मंडल होते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। नेक्स्ट है आपका ऋग्वेद का उपवेद क्या है? ऋग्वेद का जो ऋग्वेद है आपका उसका उपवेद क्या है? तो ऋग्वेद का उपवेद है आपका आयुर्वेद। ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। नेक्स्ट है आपका रामाश्री शाखा के कवि हैं। ठीक है, रामाश्री शाखा के कवि कौन है? तो वो आपका तुलसीदास जी हैं। रामाश्री शाखा के कवि कौन है? तो रामाश्री शाखा के कवि कौन है? तुलसीदास जी हैं। नेक्स्ट है आपका अष्टछाप में नहीं है। ठीक है, अष्टछाप में कौन नहीं है? तो अष्टछाप में आपकी मीराबाई नहीं थी। ठीक है, अष्टछाप में कौन नहीं है? अष्टछाप में इनमें से मीराबाई नहीं है। शंकराचार्य कौन थे? ठीक है, शंकराचार्य थे, क्या थे वो? तो शंकराचार्य आपके अद्वैतवादी थे। ठीक है, शंकराचार्य कौन थे? अद्वैतवादी थे। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर। क्वेश्चन 31, पद्मावत के रचयिता कौन है? ठीक है, पद्मावत की रचयिता कौन है? पद्मावत के रचयिता आपका मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ठीक है, कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। किसके रचयिता है? पद्मावत के। चलो नेक्स्ट है आपका सुरसागर के रचयिता कौन है? सुरसागर के रचयिता सूरदास जी हैं। ठीक है, सुरसागर के रचयिता कौन है? सुरसागर के रचयिता आपके सूरदास जी हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर। बौद्ध दर्शन है। ठीक है, बौद्ध दर्शन क्या है? तो नास्तिक है। ठीक है, बौद्ध दर्शन क्या है? नास्तिक। ठीक है, और चलो आगे बढ़ते हैं 34, पतंजलि आचार्य हैं। ठीक है, पतंजलि आचार्य किसके क्या है? योग दर्शन के बारे में है। ठीक है, योग दर्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर। वाल्मीकि रामायण विभक्त है किसमें? वाल्मीकि रामायण जो है आपकी वो किसमें विभक्त है? संगों में। ठीक है, वाल्मीकि जो रामायण है आपकी वो किसमें विभक्त है? जो वाल्मीकि रामायण है आपकी वो संगों में विभक्त है। ठीक है, सर्गों में विभक्त है। नेक्स्ट है आपको आस्तिक दर्शन है। ठीक है, आस्तिक दर्शन कौन कौन से हैं? तो आस्तिक दर्शन आपका न्याय भी है, वेदांत भी है, पूर्व मीमांसा भी है, यानी कि आपका सभी इनमें से आस्तिक दर्शन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है आपका लव और कुश की शिक्षा। लव और कुश ने शिक्षा
ग्रहण की थी, ठीक है। तो लव और कुश ने शिक्षा जो है किससे ग्रहण की थी, तो वो की थी आपकी वाल्मीकि जी से, ठीक है। तो लव और कुश ने शिक्षा जो है किससे ग्रहण की थी, एजुकेशन अपनी किससे ग्रहण की थी, तो वाल्मीकि जी से की थी। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 के ऊपर। संख्या दर्शन के प्रेरता है, ठीक है। संख्या दर्शन के प्रेरता कौन है, कपिल, ठीक है। संख्या दर्शन के प्रेरता कौन है, कपिल है। नेक्स्ट है आपका आश्रम कितने हैं, तो आश्रम टोटल 4 आश्रम होते हैं, ठीक है। आश्रम कितने हैं, क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि टोटल कितने आश्रम है, आप बोलोगे 4 आश्रम है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है आपका संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार कौन है, तो संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार कौन है, तो संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। तो आपने 11-12 में इनके बारे में बहुत स्टोरी सुनी होगी, इनकी नाम पढ़े होंगे, पोएम पढ़ी होंगी, कहानियाँ पढ़ी होंगी रामधारी सिंह दिनकर की। तो ये आपके संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार भी हैं। कौन, रामधारी सिंह दिनकर। ये नाम आपको याद रहने भी वाला है हमें लगता है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। बहुत अधिक फ्लोराइड युक्त पानी पीने से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। बहुत अधिक फ्लोराइड युक्त पानी पीने से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा फ्लोराइड युक्त पानी पीने से आपके दांत दर्द होता है और हड्डियों में भी दर्द होता है, ठीक है। यहाँ पे हड्डी नहीं लिखा है पर है आपको, ठीक है। तो दांत दर्द होगा और हड्डियों में भी दर्द होगा अगर आप बहुत ज़्यादा फ्लोराइड युक्त पानी पीते हो तो। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से जैव अवधरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से जैव अवधरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है, तो वो है आपका कीटनाशक प्रदूषण, ठीक है। ऑप्शन सी कीटनाशक प्रदूषण आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पानी में पराविभक्त का कारण क्या है, पानी में पराविषक्ता का कारण क्या है, तो वो है वीना माता रोग, ठीक है। पानी में पराविषक्ता का कारण क्या है, वीना माता रोग है। नेक्स्ट है आपका इटाई रोग का कारण बनने वाला विष है, ठीक है। इटाई रोग का कारण बनने वाला विष कौन सा है, तो वो है सीडी विषक्ता, ठीक है, सीडी विषक्ता। चलो नेक्स्ट है आपका ताजमहल को पीला करने के लिए उत्तरदायी कारक क्या है, तो ताजमहल जो है आपका वो आप धीरे धीरे देख रहे होगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पीला होता जा रहा है ना। तो उसका कारण किसकी वजह से हो रहा है, तो वो होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा उस पर पड़ने की वजह से, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। चलो ताजमहल को पीला करने का उत्तरदायी तो कारण क्या है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है जिसकी वजह से ताजमहल आपका पीले होते जा रहे हैं, वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 46। शुद्ध जल की तुलना में अशुद्ध जल का कथन क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पे, इसको छोड़ते हैं। चलो नेक्स्ट है आपका स्मॉग क्या है, स्मॉग होता है आपका कोहरा और धुएं को मिला के स्मॉग बनता है। जब देखोगे सर्दियों के टाइम पे ऑलमोस्ट होता है कि स्मॉग क्या है, ठीक है, स्मॉग में क्या क्या कंटेंट होते हैं, तो स्मॉग में आपका कोहरा रहता है और धुएं को मिलाते हैं, कोहरा और धुएं अगर मिलता है तो स्मॉग बनता है वो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत में क्वेश्चन नंबर 48। भारत में आवासीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित दिन का शोर मानक है, ठीक है। भारत में आवासीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित दिन का शोर मानक है, तो वो है आपका 55 डेसिबल, ठीक है। डीबी का क्या मतलब है, डेसिबल्स, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, 55 डेसिबल मैक्सिमम है। जल प्रदूषण के कारण होने वाला रोग कौन सा है, कौन सा रोग, इनमें से कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण होता है, ठीक है। जल प्रदूषण के कारण कौन सा रोग होता है, तो वो होता है आपका डायरिया, ठीक है। ऑप्शन बी आपका डायरिया यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर। आलमीय वर्षा का कारण क्या है, आलमीय वर्षा का कारण जो है वो है आपका वायु प्रदूषण बढ़ना, ठीक है। आलमीय वर्षा का कारण क्या है, वायु प्रदूषण का बढ़ना। यहाँ पे देखते देखते आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो गए और अभी 50 क्वेश्चन और बाकी हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 51 के ऊपर। नागागी गंगे परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। तो इसकी शुरुआत हुई थी आपका सन 2014 में, ठीक है। कब शुरुआत हुई थी, 2014 में शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है आपका द्वितीय परु प्रदूषण किसको कहा गया है, द्वितीय वायु प्रदूषण किसको कहा गया है, ठीक है, ओजोन को, ठीक है। यूएनएफसीसी का अर्थ क्या है, यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म है आपका यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कनेक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कनेक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज आपका फुल फॉर्म है किसका, यूएनएफसीसी, ठीक है। इसको आप याद कर लेना, आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क, ठीक है, कनेक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज। चलो
बायोडाइवर्सिटी का अर्थ क्या है? बायोडाइवर्सिटी का अर्थ होता है जीव जंतुओं की प्रजातियों की अन्यता, ठीक है, अनंता, जीव जंतुओं की प्रजातियों की अन्यता। नेक्स्ट है आपका संरक्षण क्षेत्र का संकेत है, ठीक है, संरक्षण क्षेत्र का संकेत क्या है? ठीक है, वन जीव और जीवनदायी क्षेत्रों का संरक्षण क्षेत्र। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, प्राकृतिक आपदाओं में आपदा वायुमंडल होता है, ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं में आपदा वायुमंडल से होती है, तो वो कौन सी है? कौन सी प्राकृतिक आपदा है? वो है आपकी बाढ़ की, ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं में आपदा वायुमंडल से होती है, ठीक है, कौन सी है? वो है आपकी बाढ़। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन के रूप में माना जाता है किसको? ठीक है, एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन के रूप में माना जाता है किसको? माना जाता है हवा और ऊर्जा को, ठीक है, हवा और ऊर्जा को माना जाता है एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन के रूप में। नेक्स्ट है आपका इस्पात के उत्पादन में सामान्य रूप से मिलने से मिनरल का उपयोग होता है, ठीक है, इस्पात के उत्पादन में सामान्य रूप से मिनरल का उपयोग होता है, कौन सा वो होता है? तो लोहे का उपयोग होता है उसमें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 59, चलो क्वेश्चन 59, पौधों में फोटोसिंथेसिस के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत क्या है? तो पौधों में, प्लांट्स में जो आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है उसका प्राइमरी सोर्स क्या है? ठीक है, किसके कारण होती है? सूर्य प्रकाश। ऑप्शन बी सूर्य प्रकाश प्राइमरी मोटिव है पौधों में जो होती है, प्लांट्स जो होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 60, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जो परमाणु में ऊर्जा होती है उसका मुख्य स्रोत क्या है परमाणु में? ठीक है, वो है आपका यूरेनियम। ऑप्शन बी यूरेनियम आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से खाद्य संसाधन दुनिया का सबसे बड़े हिस्से की जनसंख्या के लिए प्रमुख फसल के रूप में लिया जाता है। निम्नलिखित में से खाद्य संसाधन दुनिया के बड़े हिस्से की जनसंख्या के लिए प्रमुख फसल के रूप में लिया जाता है, कौन सी फसल है? तो गेहूं की फसल है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल वार्मिंग के कारणों में से अधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, तो इसके सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, किसकी वजह से हो रही है? तो वो होता है आपका ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ने की वजह से। जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं उनके बढ़ने की वजह से आपका ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 63, ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारक किसको माना जाता है? ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सा है? तो ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सा है? अधिकतम शोर वाले कारोबारी क्षेत्रों का विकास। उन क्षेत्रों का विकास जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा शोर आता है, उसका विकास जब होगा तो ध्वनि प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होगी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 64, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे बनी होती हैं किससे? ठीक है, जो पॉलीथीन की थैलियाँ होती हैं उनको बहुत जल्दी आप नष्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो किससे बनी होती हैं? वो बनी होती हैं आपका पॉलीमर से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे पॉलीमर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषण गैस है? चलो, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषण गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? तो कौन सी वो है? वो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन 66, वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क स्थित होती है, किसकी बनी होती है? वो पैलेडियम की बनी होती है वो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 67, सिगरेट के धुओं में प्रमुख प्रदूषण है। सिगरेट के धुएं में प्रमुख प्रदूषण कौन सा है? ठीक है, तो उसमें होता है CO और निकोटीन। ठीक है, CO और निकोटीन होता है किसमें? सिगरेट के धुएं में। नेक्स्ट है आपका विश्व जैव विविधता संरक्षण में संबंधित है। ठीक है, विश्व जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है, कौन से संरक्षण से संबंधित है वो? ठीक है, तो वो है आपका नागोया प्रोटोकॉल से। कौन से प्रोटोकॉल से? नागोया प्रोटोकॉल से। नेक्स्ट है आपका ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे अल्प जीव है। ठीक है, जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनमें से कौन सी गैस ऐसी है जिनकी लाइफ बहुत कम है?
तो वो आपकी मीथेन है, ठीक है। मीथेन की लाइफ बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी ग्रीन हाउस गैसेस। नेक्स्ट है आपका तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है। जो आप सितारे तारे देखते हो चमकते रहते हैं ना, तो उनकी ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो वो होता है आपका परमाणु संयलन की वजह से, ठीक है। परमाणु संयलन की वजह से तारों में ऊर्जा आपको दिखती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 71, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्यभूत किया गया है। शिक्षा का जो अधिकार है किस कौन से अनुच्छेद में है। राइट टू एजुकेशन आपका किस में है, तो वो अनुच्छेद 21A में है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार किस में है, राइट टू एजुकेशन किस में, अनुच्छेद 21A में है, 21A में है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 72, मानव अधिकार के परिप्रेक्ष्य से निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत मानवीय मूल्य है, ठीक है। मानव अधिकार के परिप्रेक्ष्य से निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत मानवीय मूल्य है, ठीक है। तो करुणा इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट है आपका निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय कब लागू हुआ था, ठीक है। निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिमय कब लागू हुआ था, वो हुआ था आपका 3 मई सन 2008 को। 3 मई सन 2008 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 74, भारत के संविधान के अंतर्गत राजनीति का भारत के संविधान के अंतर्गत राजनीति का कौन सा निर्देशक सिद्धांत मानव अधिकारों के साथ संबंधित नहीं है, ठीक है। कौन सा इनमें से अनुच्छेद जो है वो मानव अधिकार से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो वो है आपका अनुच्छेद 50 जो है, अनुच्छेद 50 जो है वो मानव अधिकार से संबंधित नहीं है। बाकी सब जो है आपके अनुच्छेद 39A, ठीक है, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 43, ये सभी जो है मानव अधिकार से संबंधित हैं, और ये जो आपका अनुच्छेद 50 है वो संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 75, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के मुख्य प्रेरक निम्नलिखित में से कौन से हैं, ठीक है। तो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के मुख्य प्रेरक निम्नलिखित में से कौन है, तो वो है आपका एलिनर रूजवेल्ट, ठीक है। ऑप्शन डी एलिनर रूजवेल्ट यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वो थे आपके राजनाथ मिश्रा। ऑप्शन ए राजनाथ मिश्रा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मानव अधिकार परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। मानव अधिकार परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो वो हुई थी आपको सन 2006 में, सन 2006। ऑप्शन बी 77 का क्या है, मानव अधिकार परिषद में स्थापना किस वर्ष में हुई थी, सन 2006 में हुई थी वो। नेक्स्ट है आपका मानव अधिकार किस सिद्धांत से निकला है। जो मानव अधिकार है आपका वो किस सिद्धांत से निकला है, तो वो निकला है आपका संवैधानिक विधि से, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य को किसके आदेश से हटाया जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों को किसके आदेश से हटाया जा सकता है, ठीक है। किसके आदेश से हटाया जा सकता है उनको, तो वो है आपका भारत के राष्ट्रपति के आदेश से। ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के आदेश से, ठीक है, आप हटा सकते हैं लोगों को जो कि रिलेटेड है आपका मानव अधिकार से। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा शिकायतों की जांच करते समय किस न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं, ठीक है। किस न्यायालय की होती हैं, वो होता है आपका सिविल न्यायालय, ठीक है, सिविल कोर्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 81, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। टोटल 5 लोग होते हैं उसमें, जो कि मेन होते हैं, 5 लोग मेन होते हैं उसमें। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत होती है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो बना है उसकी वार्षिक एक रिपोर्ट बनती होगी, तो वो किसको प्रस्तुत होती है, तो वो होती है आपके भारत के राष्ट्रपति को, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को वो रिपोर्ट प्रस्तुत होती है, एनुअल रिपोर्ट आप बोल सकते हो उसको। नेक्स्ट है आपका मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में अन्वेषण का प्रबंधन किया गया है, ठीक है। तो किस में किया गया है, वो धारा 14 में, ठीक है। धारा 14 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है, धारा 14। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 84, एक राज्य मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के अंतर्गत राज्य मानव अधिकार आयोग स्थापित किया
स्थापित कर सकता है, ठीक है। तो धारा 21 के अंतर्गत वो कर सकता है। धारा 21 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम लागू हुआ था। तो घरेलू हिंसा को रोकने के लिए वो जो आपका एक्ट है वो कब आया था, तो वो आया था सन 2005 में। कब आया था? 2005 में, ठीक है। घरेलू हिंसा एक्ट 2005। नेक्स्ट है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। चलो नेक्स्ट है आपका 86, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान में जो आपका अनुच्छेद 21 है वो किससे संबंधित है? वो है आपका जीवन के अधिकार से। किसके अधिकार से संबंधित है आपका अनुच्छेद 21? तो वो है आपका जीवन के अधिकार से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा UDHR स्वीकृत हुई थी। कब हुई थी? तो वो हुई थी आपका 1948 में, ठीक है। मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा UDHR स्वीकृत हुई थी। कब हुई थी? 1948 में, 1948 में। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। नेक्स्ट है आपका मानव अधिकार आयोग के समक्ष जांच करने हेतु कौन सा परिसीमा काल निर्धारित है, ठीक है। मानव अधिकार आयोग के समक्ष जांच करने हेतु कौन सा परिसीमा काल निर्धारित है कि यह कितने साल का रहता है मैक्सिमम? तो वो 3 साल का रहता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से कौन सा अधिकार मानव अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। ये सारे अधिकार हैं, ठीक है, ये सारे 4 अधिकार हैं। इनमें से कौन सा वो अधिकार है जो आपका मानव अधिकार के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो मानव अधिकार के अंदर ये 3 आते हैं, सीमता का, जीने का और स्वतंत्रता का। लेकिन ज़मीन खरीदने का जो अधिकार है वो कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। चलो, तो कौन सा अधिकार मानव अधिकार के अंदर नहीं आता है? तो वो है आपका ज़मीन खरीदने का अधिकार। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 91, मानव अधिकार संरक्षण नियम अधिनियम 1993 के तहत राज्य मानव अधिकार आयोग के लिए निम्न में से कौन अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, ठीक है। मानव अधिकार में अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है आपके राज्यपाल। ऑप्शन बी राज्यपाल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के ऐतिहासिक दस्तावेज को किसने अपनाया था, ठीक है। तो वो अपनाया था आपका संयुक्त राष्ट्र ने। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता है। इनमें से कौन जो है मानवाधिकार के आयोग के ग्रुप का मेंबर नहीं होता है? वो होता है आपका प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो उस ग्रुप के मानवाधिकार के मेंबर नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 94, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो मेंबर है, अध्यक्ष जो है वो किसको बनाया जाता है? बनाया जाता है आपका उच्चतम न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में अनुच्छेद है, ठीक है। कितना कौन सा है वो? तो वो 30 है, ठीक है, अनुच्छेद 30। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 96, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के अंतर्गत जिलों में मानव अधिकार न्यायालय स्थापित किए जा सकते हैं, ठीक है। किसके अंतर्गत? तो वो आपका धारा 30 के अंतर्गत, ठीक है, धारा 30 के अंतर्गत होता है ये। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 97, राज्य मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? राज्य मानव अधिकार में अध्यक्ष के अतिरिक्त और कितने सदस्य होते हैं? तो वो होते हैं आपके और 2 सदस्य और होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्पष्टता का उन्मूलन किया गया है, ठीक है। तो वो किया गया आपका अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख किसमें किया गया है? तो वो किया गया आपका भाग 3 में। ऑप्शन सी भाग 3 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन आपका फाइनली जो कि होने वाला आपका,
महिलाओं के प्रति भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन संबंधी 80वीं साव को किया गया है। ठीक है, महिलाओं के प्रति भेदभाव को किसमें कवर किया गया? वो किया गया आपका 18, कब किया गया था? वो एक्ट कब आया था? 18 दिसंबर 1979 को। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर है यहाँ पे, कुछ नहीं है। 1979, 18 दिसंबर 1979 को किया गया। तो यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चंस पूरे हुए हैं और उम्मीद करते हैं आप पार्ट 1 देख चुके हो, और अगर नहीं देखे हो तो इसका वीडियो जो है पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में अटैच करा देंगे, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। और ये 100 क्वेश्चन थे और 50 क्वेश्चन वहाँ पे कवर किए थे, 150 क्वेश्चन हो गए आपके। इतना आप लगा के चले जाओगे तो ठीक ठाक नंबर, पासिंग लाइक नंबर तो आ ही जाएंगे और टॉप भी कर सकते हो। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, और आप देखते रहिए, जुड़े रहिए टारगेट ग्रुप के साथ।